नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है रण क्षेत्र का। एक बड़े मुद्दे के साथ फिर से आपके सामने हाजिर है, जहां वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सुनवाई के बीच सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा बंगाल में हुई हिंसा के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराना न केवल विवादित बयान है, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा सवाल भी उठता है। हालांकि बीजेपी ने खुद को उनके बयान से अलग कर लिया है, लेकिन इससे राजनीतिक माहौल में गर्मी आ गई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिया गया एक अहम फैसला, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय करने की बात कही गई है। इसी के साथ आपको बता दें, एक नई बहस को ये जन्म दे रहा है ये मामला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे संविधान की व्यवस्था के खिलाफ बताया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को निर्देश दे सकती है? संविधान में शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट है, लेकिन जब कार्यपालिका या विधायिका अपने कर्तव्यों में देरी करती है, तब न्यायपालिका मार्गदर्शन कर सकती है। दूसरी ओर विपक्ष, जो पहले कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाता आ रहा है, आज कोर्ट के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। ये बदलाव दर्शाता है कि राजनीतिक दल अक्सर अपने हितों के अनुसार संवैधानिक संस्थाओं के प्रति रुख बदलते हैं। इसलिए असल मुद्दा कोर्ट का आदेश नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की अवसरवादी सोच है, जो संविधान की मूल भावना को प्रभावित करती है। और इसी खबर पर, अब इसी मामले पर विशेष बातचीत के साथ हमारे साथ 5 मुख्य अतिथि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम आपका सरोकार कराएंगे और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। कई सारे सवाल हैं, कई सारी बातें हैं जो आप तक रखेंगे। और आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप, और चलिए इन सब के बीच आपसे गेस्ट का सरोकार कराएंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर एक खास रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, कोर्ट पर बयान देना अगर अपराध है, तो फिर विपक्ष खुद किस अदालत के दरवाजे पर खड़ा होगा? हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान पर तूफान खड़ा है। सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए। अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है, तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में, तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं, उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ? इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। निशिकांत दुबे के इस बयान पर विपक्ष आग बबूला है। ज्ञान बांटा जा रहा है, नैतिकता की किताबें खोली जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब खुद के दामन में दाग हों, तो क्यों दूसरों पर कीचड़ उछालना शोभा देता है? और जिस तरह का बयान आया है, वो बयान आ रहे हैं, वो बहुत ही दुखद हैं। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि किसी कानून को पहली बार चैलेंज। इससे पहले भी जो सरकारों ने कानून बनाए और कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। ये पहली बार नहीं है। दूसरी बात यह है, जिस तरह की गृह युद्ध की बात करना, ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का अगर काम करोगे, तो ये तो इससे हम भारतीय जनता पार्टी से पहले मांग कर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, ये बताइए। ये तो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। धमका तो रही हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये इनकी आदत है, लेकिन संविधान की जो एक व्यवस्था है, चेक्स एंड बैलेंसेस की एक व्यवस्था है, आप सीधे उसको चुनौती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना,
कभी जाति के आधार पर डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। इतने सवाल खड़े करने वाले विपक्ष को न्यायपालिका पर उनका इतिहास याद दिलाना जरूरी हो जाता है। याद कीजिए, जब ममता बनर्जी कहती हैं हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, जब महुआ मोइत्रा संसद में बोलती हैं कि न्यायपालिका पवित्र नहीं रही, कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी कहते हैं कि हमें कोर्ट, मीडिया और एजेंसियों का काम नहीं करना पड़ता, और 2018 में तो कांग्रेस पार्टी ने हद ही कर दी जब इन्होंने ही सीजीआई को बेंच फिक्सर तक कह दिया था। तो राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले पर एआईएमआईएम से लेकर कांग्रेस और लेफ्ट तक हर कोई फैसले पर सवाल खड़े कर रहा था। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি। क्या कोर्ट सिर्फ उस वक्त पवित्र है जब वो विपक्ष की लाइन पर चले? लेकिन अगर उसी कोर्ट के किसी फैसले से बीजेपी सांसद आहत होकर कुछ कह दें तो बवाल है। अब जरा सोचिए, जब विपक्ष बोले वाह, लेकिन जब दुबे बोले तो फिर आह क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। Happen in the Supreme Court, the government will take a position, but I'm sure the Supreme Court will understand. Any law passed by the Parliament of India has to have its own sanctity, and the Supreme Court of India will intervene if they feel that any provision. तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। कोर्ट आए थे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए सीधे। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है। तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। और चलिए, इन सभी प्रतिक्रिया के बाद अब रुख करते हैं गेस्ट की तरफ, जहां पर हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप मिश्रा हैं, आशीष कोटाड़िया प्रवक्ता कांग्रेस, उसी के साथ अविरल मलिक हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता, राकेश प्रजापति सपा नेता हैं, और सुरेंद्र स्वामी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले बीजेपी से रुख करते हैं। अविरल जी, ये बताइए कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, अब बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी इसके पक्ष में है या फिर क्या मामला है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है आदरणीय निशिकांत दुबे जी का, तो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक्स के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या मानना है। लेकिन सवाल जो स्पष्ट होता है, जो जनता सवाल पूछ रही है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और जनता एक प्रकार से समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, विपक्ष के राजनीतिक दलों से, इंडी गठबंधन से निश्चित रूप से प्रश्न कर रही है कि आखिर ये कोर्ट का सम्मान, जुडिशरी का सम्मान तब क्यों नहीं करते हैं जब कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जेल भेजती है। ये अरविंद केजरीवाल जब बेल पे छूटते हैं तभी कोर्ट का सम्मान क्यों करते हैं? इसका भी उत्तर देना चाहिए। जब कोर्ट इनके खिलाफ फैसला दे तो कोर्ट को अपमानित करने का काम करते हैं, जब कोर्ट इनके पक्ष में फैसला दे तो एक कोर्ट को केवल सम्मानित करने का तब काम करते हैं। ये कौन सा नियम है, इस विषय पर भी स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। और जहां तक विषय जुडिशरी का, न्यायपालिका का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो निश्चित रूप से एकमात्र राजनीतिक दल इस देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसा मौजूद है जो कोर्ट का सम्मान पूर्ण रूप से करती है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भारतीय संविधान के आधार
पर चलने का कार्य करती है और निश्चित रूप से करती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह और संशय नहीं है। लेकिन सवाल आज उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं कर रही थी जब इनके खिलाफ डिसीजन आते हैं। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी का स्टेटमेंट सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर प्ले होता है, उसमें किस प्रकार से कोर्ट का अपमान करती हुई नजर आती है वो बिल्कुल स्पष्ट है और जगजाहिर है और जनता के मध्य में है और इंडी गठबंधन को और विपक्ष को इसका स्पष्टीकरण प्रदान ठीक है अविरल जी, तमाम पार्टी है जो कि ये पहली दफा नहीं है जब न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं, इससे पहले भी कई पार्टियों ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं। और इसी के साथ संदीप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप जी ये बताइए कि दिन प्रतिदिन सांसदों का इस तरीके का बयान जो है ये बढ़ता जा रहा है, कई सारे ऐसे बयान सामने आए हैं। क्या इन सभी बयान को लेकर के एक सांसद की क्या कोई मर्यादा होती है, न्यायपालिका से जुड़ी कोई मर्यादा जिसे इन लोगों को मानना चाहिए? क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, जैसे पूरी वार्ता ही शुरू हुई है कि देयर कांट बी टू सेट ऑफ रूल्स, दो नियम नहीं हो सकते, उसी तरह निशिकांत दुबे जी के लिए कहे गए बयान के लिए दूसरा नियम और ओवैसी साहब के लिए या वर्क साहब के लिए दूसरा नियम, ऐसा नहीं हो सकता है। जब एक संसद द्वारा पारित कानून जिसमें कि जेपीसी के मेंबर ओवैसी साहब खुद हैं, उस कानून को बन जाने के बाद वही सारे राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद जब संसद द्वारा बनाए गए कानून को ले जा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी वैधानिकता को चुनौती देते हैं और दो वरिष्ठ राज्यसभा सांसद उसके समर्थन में जो है वहां पर बहस करते हैं, तो निश्चित ही अगर निशिकांत दुबे जी सही हैं तो जो दो राज्यसभा के सांसद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के विधायिका द्वारा पारित कानून जो कि उन्हीं लोग जिसके वो सदस्य हैं उसी कानून को वहां पर चैलेंज करते हैं या उसके कमियां गिनाते हैं, तो निश्चित ही दोनों ही निंदनीय है और दोनों की निंदा की जानी चाहिए। जहां तक बात हुई, आप एक चीज देखिए कि जब से वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ है, अदालत ने क्या किया, सारी पिटीशंस जब देखी कि 110 पिटिशनर हो गए हैं तो उनमें से 5 पिटीशन छाटी और सबका नाम उन्होंने कवर कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से समझ रही है कि ये लोग हमारे पास न्याय मांगने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपना राजनीतिक विवाद हमारे सामने हल करना चाहते हैं, हमसे हल करवाना चाहते हैं। और शायद इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जो 5 पिटीशन चुनी जाएंगी उनमें पक्षकारों के नाम नहीं होंगे, बल्कि उसका नाम होगा इन वक्फ अमेंडमेंट 2025.1.2.3.5, जिससे कि जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चल रही है कि हम किसके रहनुमा ज्यादा हैं, तो इस पे कहीं से रोक लगे। तो बिल्कुल स्पष्ट है, एक नियम भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लिए और दूसरा हैदराबादी सांसद के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नियम है तो सभी सांसद सदस्यों के लिए है और सभी विधायकों के लिए है, किसी एक के लिए विशेष नियम नहीं लागू किया जा सकता। ठीक, और इसी के साथ हमारे साथ आशीष जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आशीष जी ये बताइए कि निशिकांत दुबे के बयान पर अब कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड यही है कि हम देश के संविधान के साथ खड़े हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार की बात करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ लेट मी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 141, जो निशिकांत दुबे जी इसकी दुहाई दे रहे थे। The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India, which means जो देश का कानून है वो कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि कोई डिक्लेयर किया जाता है तो it has to be abide across the country। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रत्याघात किया जा रहा है। अब देखिए, आप क्या भूल गए, लेट मी रिमाइंड यू द केस ऑफ इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, जिसमें इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस प्रकार की फटकार सुनाई थी। यही बात है, और ये 368 की दुहाई दे रहे थे। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट मी रिमाइंड यू द केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें क्लियरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द एग्जीक्यूटिव हैज द राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368, बट the parliament, which means executive cannot touch the basic structure of the constitution of India। सुनिए आशीष जी, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ये आप पे भी तो लागू होता है। साल 2018 में आपने बेंच फिक्सर कहा था सीजेआई को। देखिए, अवश्य यदि कहा है तो इसकी मैं टिप्पणी करता हूं, लेकिन आप 2018 की बात को वर्तमान में क्यों इसकी तुलना कर रहे हैं? आपको इसको लेकर तो गंभीरता है कि आप जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है, सोल है,
और आप यदि उसकी 2018 की बात इसलिए हो रही है, सिर्फ 2018 की बात नहीं है, कई बार है जब कांग्रेस जो है वो न्यायपालिका पर सवाल उठाते आई है और ये पहली दफा नहीं है इस बार। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि निशिकांत दुबे ने आज ये बयान दिया, लेकिन इसके पहले अगर इतिहास देखा जाए तो कई सारे विपक्षी पार्टी हैं जो कि लगातार न्यायपालिका पर, उनके आदेश पर सवाल उठाती आई है और उनमें से एक कांग्रेस भी, और देखिए ममता बनर्जी भी हैं जो साफ कहती हैं कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। महुआ मोइत्रा कहती है न्यायपालिका पवित्र नहीं रह गई है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम अब कोर्ट, मीडिया और एजेंसियों का काम भी अब हमें ही करना पड़ता है। और साथ साथ कांग्रेस ये भी कहती है 2018 में कि कांग्रेस ये कहती है कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बेंच फिक्सर हैं। देखिए, यदि कांग्रेस के द्वारा बयान दिया गया है तो हमें इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं इस बात को कह सकता हूं, लेकिन यहाँ पे निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे सवाल खड़ा किया है। एंड व्हाइल होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यू कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमने इंदिरा राजनारायण का मामले को स्वीकार किया था, उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, हमने स्वीकार किया था। लेकिन जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है देश में रिलीजियस सिविल वॉर फैलाने के लिए, तो ये वहां डेमोक्रेसी के ऊपर ब्लंडर है और डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है जब आप संविधान को नहीं मानते हैं। डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है, नहीं आ सकती, इसका जवाब हम राजनीतिक विश्लेषक से लेते हैं। सुरेंद्र स्वामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, ये बताइए, जिस तरीके से अब न्यायपालिका और संसद के बीच ये जो घमासान है कि आखिर कानून कौन बनाए, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? नहीं, देखिए, समय समय पर ये जो बातें उठती है उसमें हम लोग क्या है, विषय से भटक जाते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि निशिकांत दुबे ने कहा, उसको कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, उनकी पार्टी ने उनको डिसोन कर दिया, कहा हमारा व्यू नहीं, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का भेदभावपूर्ण रवैया हिंदू और मुस्लिम्स के साथ उनके पिटिशंस को लेके हो रहा है, उसकी जो व्यथा है, उस व्यथा को निशिकांत दुबे ने एक सांसद की हैसियत से, एक सनातनी की हैसियत से और एक देश के नागरिक की हैसियत से सामने रखा है सुप्रीम कोर्ट के। हमको बहस इस बात पे नहीं करनी है कि निशिकांत दुबे को कहना चाहिए या नहीं। बहस इस बात पे होनी चाहिए कि निशिकांत दुबे ने जो कहा है वो तथ्य गलत है या सही है। अगर निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि राम मंदिर में और में तो आप कागज मांगते हो, और यहां पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि भाई 400 साल पुरानी मस्जिदें बनी, उनके कागज कहां से आएंगे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर में आप ये छूट देंगे तो जगह जगह जैसे अब हो रहा है, गांव के गांव ये क्लेम करेंगे, तो क्लेम करेंगे तो क्या होगा? झगड़े नहीं होंगे, गृह युद्ध नहीं होगा, ये उसकी ओर इशारा नहीं होगा। आपने कैसे कहा? अगर आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप जज हैं, तो आप दोनों में एक बात रखिए। आप रखिए भाई राम मंदिर में हमने कागज मांगे थे, ज्ञान वापी में भी हम कागज मांग रहे हैं, तो आप यहां कागज दिखाइए। लेकिन आप कहते नहीं, वहां तो कागज दिखाइए और यहां कागज मत दिखाइए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हिंदू धर्मावलंबियों की कितनी ही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी और हैं, और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके भी हैं, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने क्या स्टेटमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें खुद जस्टिस खन्ना थे, कि जब तक हम इस पर फैसला नहीं देंगे तब तक कोई नया मंदिर मस्जिद विवाद नहीं खुलेगा। और फैसला, आप ये पिटीशन कब से पेंडिंग है आपके यहाँ पे? 10 साल से। तो आपको कोई जल्दी नहीं है। लेकिन वक्फ पे कानून बना, राष्ट्रपति ने दस्तखत भी नहीं किए, सरकार ने इंप्लीमेंटेशन की डेट भी नोटिफाई नहीं की, और आपने क्या किया? आपने कहा हम ये पिटीशन सुनेंगे, ये मुसलमानों की पिटीशन सुनेंगे। अरे आपको क्या जल्दी है? आप 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, अभी जब नोटिफाई तक नहीं हुआ है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की डेट नोटिफाई नहीं हुई, और आपने कहा हम ये सुनेंगे। और सुनने के बाद आप क्या कह रहे हैं, बिना जाने हुए, कि आपने हिंदुओं के जो ट्रस्ट हैं उसमें आप मुस्लिम लेंगे क्या? अरे आपको ज्ञान नहीं है, हिंदुओं के कोई ट्रस्ट नहीं है। ये जो रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट है सरकार का है, हिंदुओं का नहीं है, उनको ये मालूम होना चाहिए। और उसमें वो मंदिरों का अधिग्रहण करते हैं,
यहाँ पे वक्फ मस्जिद का अधिग्रहण नहीं करता है, वो सिर्फ संपत्ति की गाइडलाइंस देता है, मेंटेनेंस और ट्रांसपेरेंसी की, जबकि एंडाउमेंट एक्ट पुजारी के अपॉइंटमेंट से लेकर प्रसाद तक तय करता है। तो ये क्या बात हुई, इनको मालूम नहीं है संजीव खन्ना को। फिर होता क्या है कि जब एक जज, देखिए आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, अभी आपको मालूम है दिल्ली में जज के यहां से पैसों का भंडार मिला। अब लोग सोचेंगे, जनता सोचेगी कि भाई हिंदुओं के मामले तो पड़े हैं, उनको तो आप अटका रहे हो, और यहां पर चूंकि आप रिटायर हो रहे हो तो ऐसी क्या आपको इमरजेंसी हो रही है कि आप नोटिफाई होने से पहले सुनने की तैयारी कर ली आपने? क्यों कर लिया आपने? लोगों को शक होगा भाई कुछ गड़बड़ है क्या। अरे जजेस को सिर्फ जज न्याय करते नहीं दिखना चाहिए, दे शुड बी लाइक सीजर्स वाइफ। उनको स्पष्टता से दिखना भी चाहिए कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप बेईमानी कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, उनके मामलों को अटका रहे हैं, उन पे फैसले नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने मान लो ये कहा कि भाई वो तो वक्फ होता है, अल्लाह को हमने दे दी, बड़ा शोर मचा रखा है, अल्लाह को दे दी, अल्लाह को दे दी, अल्लाह लड़ेगा। अरे आक्रांता आए, उन्होंने गांव के गांव हथियार लिए, उन्होंने हमारे मंदिर हथियार लिए जो हमने भगवान को अर्पित किए बनाकर, और अब उन पर उन्होंने उस समय मस्जिदें बना दी और दरगाह बना दी। और दरगाह तो इस्लाम में वैसे ही खारिज है, पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता कि दरगाह के नाम पे जमीन की लूट हो रही है, दरगाह इस्लाम में खारिज है। कोई मुसलमान दरगाह को नहीं कह सकता कि हमारे इस्लाम का हिस्सा है। फिर आपका राज चला गया, राज चला गया तो जिन लोगों की जमीन आपने हड़पी थी नए राज ने उनको वापस दे दी, वो रेस्टोर हो गई। आपने 1954 में वक्फ कानून बनाया, कहीं लैंड बाई वक्फ बाई यूजर नहीं आया। आपने 58 में संशोधन किया, कहीं वक्फ बाई यूजर नहीं आया। आपने 1995 में एकदम नया कानून बनाया, वक्फ बाई यूजर नहीं आया। 2013 में आपने अमेंडमेंट घुसाया, तो 2013 तक वक्फ बाई यूजर नहीं था क्या? इस्लाम का वक्फ नहीं था अल्लाह के नाम? क्यों किया आपने? इसीलिए किया कि गजवाए हिंद में आप हार रहे हो, तो ये तरीका निकालो। ठीक है सुरेंद्र जी, सवाल तो खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। समाजवादी पार्टी से नेता अभी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से जानना चाहेंगे। अब निम्मी जी मैं खत्म कर रहा हूं एक मिनट में। बताइए। तो मेरा ये कहना है कि जब आप भेदभाव का रवैया अपनाएंगे और आप एक मुसलमानों को ये हथियार देंगे कि वो जहां उंगली रखेगा उसकी जमीन होगी, उसको कागज नहीं दिखाना, उसको कोई सबूत नहीं देना, और हिंदुओं से आप सबूत मांगते फिरोगे, क्या 40,000 मंदिर जो आज हमारे लिस्टेड हैं, जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या ये जस्टिस खन्ना कह सकते हैं कि वो सब हिंदुओं को तो वो भगवान को अर्पित की हुई है, वो दान की हुई है? नहीं ले सकते मुसलमान उनको, नहीं कह सकता। इसीलिए धर्म युद्ध है, इसीलिए ये गृह युद्ध की ओर भड़का रहे हैं। और निशिकांत दुबे का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि भले ही पार्टी उनको खारिज करे, देश खारिज नहीं कर रहा है, सनातनी उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। ये एक हमारा दर्द है, ये एक समाज में बराबरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का न्याय नहीं है। अब मैं, अगर आप टाइम देंगे दोबारा, तो मैं आपको राष्ट्रपति पर जो उन्होंने आदेश दिया है उसके बारे में कहना चाहता हूं। सुरेंद्र जी आपकी तरफ फिर से रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ राकेश प्रजापति हैं और समाजवादी पार्टी इस बयान को किस तरीके से देखती है? आजादी के 75 साल में इस तरीके का बयान किसी सांसद द्वारा न्यायपालिका लिए किया गया है। और बड़ा अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तो ये कहते हैं ये निजी बयान है, और लेकिन भारत के मीडिया चैनल और विशेष रूप से राजनीतिक विश्लेषक जैसे प्रेम स्वामी जी, लगातार मैं 1 साल से इनको वैसे देख रहा हूँ, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह कार्य करते हैं। इन्हें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता लिख लेना चाहिए, क्योंकि इनके मुंह से एक भी शब्द कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं निकलता। ऐसे लोग देश के लिए खतरनाक होते हैं। आप 75 सालों में कभी भी इस तरीके का कोई मिस्टेक अरे जेपी नड्डा तो लगाता है, अभी भारतीय जनता नहीं बोला था, आप क्यों बैठिए? ठीक है ना, मैं नहीं बोला था आप क्यों बैठिए? ठीक है, आप डिबेट मत भटकाइए। जो दुबे ने एक साल से आप लोग को देख रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, 1 साल से लगातार देख रहा हूँ, आप राजनीतिक बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट
आप चला रहे भारतीय जनता पार्टी के आगे तो ऐसा लगता है। क्या है तुम्हारी समाजवादी पार्टी में? अरे तुम्हारी समाजवादी पार्टी में क्या है? करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक राजनीतिक विश्लेषक जो होता है हिम्मत है, अगर तुमने अपना दूध पिया है अपनी माँ का तो बताओ कि ये गलत बात कही है। जब जिस तरीके से क्या ये संविधान के 142 के धज्जियां नहीं उड़ा रहा है? क्या किसी सांसद के द्वारा कभी भी इस तरीके का बयान एक देश की प्रमुख न्यायपालिका के खिलाफ किया गया? नहीं किया गया। उस पर आपको कम से कम पक्ष विपक्ष की बात रखनी चाहिए। अरे आप, मैं तो सही बात कर रहा, आप मुझे ये बताइए कि क्या राम मंदिर के कागज मांगे थे या नहीं, और क्या अभी जज ने ये नहीं कहा कि ये कागज कहाँ से दिखाएंगे 300 साल पुरानी मस्जिदों के? अरे कागज उन पे है ही नहीं, दिखाएंगे कहाँ से? जो आक्रांताओं ने लूट की थी, जब दूसरे राज आए तो उनको दे दिया। जब देश आजाद हुआ तो आपने जमींदारी उन्मूलन किया, उनकी जमीनें ले ली सरकारों ने। उसके बाद आपने राजाओं को खत्म कर दिया, ले ली, सब कुछ नहीं। और ये 300 साल पुरानी मस्जिदें मंदिर के बच्चों को अल्लाह के नाम हो गई, काम हो गया। ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट है? क्या इस तरह के निर्णय देने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाई थी कि वो भेदभाव करेगी। आर्टिकल भाजपा के एजेंट है आप, भाजपा के दलाल है। मैं तो ये कहूंगा भाजपा के दलाल है पूरी तरीके से। आप राजनीतिक विश्लेषक लिखना छोड़िए। अरे राजनीतिक विश्लेषक है इसीलिए सही बात बोलते हैं। तुम भी कभी सही बोलोगे तो तुम्हारी भी तारीफ करूंगा, लेकिन झूठ पे नहीं चलेगा। यहाँ अखिलेश के लिए राजनीति नहीं है। आप देश के लिए बताओ, हिंदुओं के लिए बताओ कि क्या जस्टिस खन्ना का व्यवहार बराबरी का है दोनों समुदाय के साथ? आप इस बात के जवाब दो। भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। अरे आप इस बात के जवाब दो कि क्या सीजेआई जस्टिस खन्ना के पिछले 6 महीने में व्यवहार हिंदू और मुसलमानों के साथ एक जैसा है? आप इस बात का जवाब दो। जब आप जवाब दोगे तब आपको समझ में आएगा। अरे तुम्हारी ही जमीन पे उंगली रख देंगे आकर के कि भागो यहाँ से प्रजापति, तुम्हारे बाप दादाओं की जमीन नहीं है, हमारी है। समझे नहीं? तब तुम्हें होश आएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ये वक्त बाई यूजर पे सीजेआई। ठीक है राकेश जी और सुरेंद्र जी, ठीक है। यहाँ पर अब जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर लगातार, अविरल जी, यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि देश जल रहा है, और अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है कि बीजेपी जो है वो पैसे पिलाती है, डिवाइड एंड रूल करती है। तो ये जो आरोप आप पे लग रहा है बीजेपी पर, क्या कहेंगे इस पर? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग नेशनल टेलीविजन चैनल में बैठकर प्रजापति जी कर रहे थे, बहुत दुखद और निंदनीय। नंबर 2, आपका जहां तक प्रश्न है और जहां तक अखिलेश यादव जी के बयान का सवाल है, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को बोलना चाहिए एनसीआरबी के डाटा पे। अब ये डिवाइड एंड रूल की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, तो इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी और एनसीआरबी का डाटा क्या कहता था, कानून व्यवस्था किस प्रकार की उत्तर प्रदेश में थी, इन चीजों पे इन्हें भाषण देना चाहिए, इन चीजों पे इन्हें वक्तव्य देना चाहिए और अपनी कमियों के विषय पे इन्हें बोलना चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगा इनके कालखंड में हुआ, तमाम सारे गुंडे माफियाओं को बढ़ावा इनके कालखंड में मिला, इस विषय पे बोलना चाहिए। और ये चिल्लाते हैं पीड़िए पीड़िए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए इन्होंने क्या किया, अतीक अहमद ने पिछड़ों के लिए क्या किया, मुख्तार अंसारी ने दलितों के लिए क्या किया, गायत्री प्रजापति ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। इन मुद्दों पे शायद अखिलेश यादव बोले तो बेहतर होगा और उस पर इन्हें बोलना चाहिए। एनसीआरबी का डाटा जिस प्रकार से इनके कालखंड का कहता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था बलात्कार के मामलों में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था अपहरण के मामलों में। इस विषय पर अगर ये बोलते हैं तो शायद अच्छा होगा। और जहां तक विषय है अखिलेश यादव जी का, तो निश्चित रूप से उन्हें बोलना चाहिए जिस प्रकार से इनके कालखंड में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान निहत्थे राम भक्तों के माथे में गोलियां मार मार कर उन्हें एक प्रकार से सरयू जी में डुबोने का कृत्य किया गया। इस विषय पर यदि अखिलेश यादव बोले तो शायद बेहतर रहेगा। ठीक है अविरल जी, ठीक है, मुद्दे को फिर से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। क्षेत्र देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ 5 गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। संदीप जी, ये बताएं कि अब क्या लग रहा है जिस तरीके से न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है या फिर एक अधिव्यक्ति का ये स्वतंत्रता है? क्या किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, आपके सवाल में ही जवाब है, लेकिन बात यह है कि इस चीज को मौका किसने दिया।
आज से पहले ऐसी बातें क्यों नहीं होती थी? क्योंकि जब एक ऐसी घटना होती है जिसमें फायर का सिपाही आके कहता है कि महात्मा गांधी जल रहे हैं और उसको कवर अप करने की कोशिश होती है और उस न्यायाधीश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर आज इतने समय हो गए हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि जांच कहां तक आगे बढ़ी है, कहां तक पहुंची है। उसी तरह फिर आगे बढ़ करके जब कहीं पाकिस्तान जैसे देश जो फेल हो चुका है वहां के संविधान से प्रेरणा ली जाती है, तो ये सब बातें कहीं न कहीं एक जो कहते हैं गिराव होता है कहीं पे, उसके ऊपर चिंता होना लाजमी है। चाहे जितने भी सांसद हैं, चाहे पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, सभी की चिंताएं वाजिब हैं। और निशिकांत दुबे जी ने जो कुछ भी कहा है, उनकी एक गंभीर चिंता थी इस देश के संविधान को लेकर के, संसदीय व्यवस्था को लेकर के और न्याय व्यवस्था को लेकर के। उसे एक कहते हैं कि सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। उसे किसी तरह से आलोचना नहीं माननी चाहिए न्यायपालिका को, बल्कि उन सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि जो विषय उन्होंने उठाया है क्या वह संविधान सम्मत है, और अगर है तो उस पर आगे और बहस होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरीके से न्यायपालिका ने राष्ट्रपति को जो निर्देश दिए हैं, ये कितना उचित है और इसका क्या प्रभाव लोकतंत्र पे पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमारे यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम है, वो हमारी संप्रभुता के प्रतीक हैं। वो कोई न्यायपालिका या कार्यपालिका या जो संसद विधायिका है, कोई उसके अधीन नहीं है। और 1976 में दुर्भाग्य से जो एक अधिकार गवर्नर और राष्ट्रपति को था कि वो सरकार के किसी भी कानून को जो अपनी विजडम में वो समझती थी गलत है तो उसको रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन 1976 में इमरजेंसी के दौरान उसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया कि राष्ट्रपति को अगर दोबारा भेजेगी मंत्रिपरिषद तो उनको मानना पड़ेगा। तो आपने हाथ बांध दिए। उसके बाद उनके पास एक ही उपाय रह गया। वो उपाय क्या है कि जो संविधान में लिखा है कि भाई एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसको उस पर अपना डिसीजन दीजिए। तो कोई भी राष्ट्रपति या गवर्नर अगर उसे अपनी विजडम में ये लगता है, वो विजडम को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको ये लगता है कि भाई ये मामला ठीक नहीं है तो मैं रिजेक्ट तो कर नहीं सकता, मेरी तो पावर छीन लिया आपने 76 में, तो मैं क्या करूं? तो मैं उसको रोक लेता हूं। शायद आप में गुड सेंसेस प्रिवेल करें, शायद आपको अक्ल आ जाए, आपको लगे कि ये ठीक नहीं था निर्णय। तो वो बेसिक है। अब उसमें क्या होता है कि जब शपथ ली जाती है तो सब न्यायाधीश संविधान की शपथ खाते हैं, संविधान के अनुसार काम करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति ये शपथ नहीं लेती है कि मैं संविधान के अनुसार काम करूंगी। वो कहती है मैं संविधान की रक्षा करूंगी। तो संविधान की रक्षक है, बाकी सब संविधान के पालक हैं। तो जजेस को ये बात समझनी चाहिए। लेकिन नैरेटिव क्या बना दिया, क्योंकि भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीएम सब कुछ होते हैं, सीएम सब कुछ होते हैं, तो ये तो साहब एक सजावटी पोस्ट है, ये तो सेरेमोनियल पोस्ट है, ये तो टाइटलर हेड है। तो ये सब बातें बना दी जो कि हमारी जो मूल भावना है संविधान उसके खिलाफ है। अब मान लीजिएगा कि अगर कहीं पर गैप है संविधान में और अगर जज को 142 में ये लगता है, तो पहली बात तो ये कि संविधान में किसी भी गैप पर कोई निर्णय देने का हक दो जजेस की बेंच को है ही नहीं। वो सिर्फ संविधान की जो बेंच है 5 जजेस की, वो ये निर्णय कर सकती है कि संविधान में ये कमी है और इस कमी को हम सरकार के सामने रखें। तो वो सॉलिसिटर जनरल को कह सकते हैं, एडवोकेट जनरल को कह सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को कि भाई ये जो बात है इसको आप ले जाके सरकार के सामने रखिए कि उसमें कुछ जल्दी समय सीमा निर्धारित हो, आप ऐसा कुछ प्रावधान कीजिए। लेकिन कोई 2 जज की डिवीजन बेंच ये आदेश नहीं दे सकती गवर्नर को या राष्ट्रपति को, और खास तौर से राष्ट्रपति को, कि आप 3 महीने में फैसला कीजिए जो आपको करना है। उनको ये अधिकार नहीं है, क्योंकि वो संविधान के रक्षक हैं और आप संविधान के पालक हैं। आपको फर्क समझना होगा दोनों के बीच में। और इसीलिए ये सिस्टम बना था कि 142 में कोई भी जो जजमेंट आएगा वो जजमेंट संविधान बेंच ही देगी। जैसे वक्फ का भी जो कानून है, इस पे जस्टिस खन्ना को रिजेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको संविधान बेंच को भेजना पड़ेगा, इसको वो खुद नहीं निर्णय कर सकते।
तो इसलिए इसमें जो उन्होंने बातें कही कि हम दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत हैं। लेकिन चूंकि सरकारें सम्मान करती हैं, पार्टियां सम्मान करती हैं, तो कोई मुखरता से नहीं कह सकता। हमारे मिश्रा जी भी वकील हैं, ये भी अपने पद की गरिमा रख रहे हैं, हम तो है नहीं, हम तो भारत के नागरिक हैं। हमारे ऊपर तो कोई ऐसी पाबंदियां नहीं है कि न तो हमें अदालत में जाना है, न किसी पार्टी में जाना है। तो हम खुल के जो देश के नागरिकों की भावनाएं उसको रख सकते हैं। अगर हमारे राष्ट्रपति की ही इज्जत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा हो गया, वो राष्ट्रपति से ऊपर हो गया और उसको लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा था अभी सिब्बल जी का एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे नहीं वो तो दिखावे का है। अरे राष्ट्रपति दिखावे का होता है? तो दिखावे का होता है तो आपने किया दिखावे का, आपने 76 में संविधान संशोधन किए और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हमने माना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, माना, लेकिन उसके बाद क्या किया वो तो बताइए। अरे कांग्रेस जवाब दे। कई बार ये आरोप है कि कई बार आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना है। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक निम्मी जी जो अखिलेश जी की बात हो रही थी, देखो इन्होंने क्या किया, एक दलित पकड़ा अवधेश प्रसाद और वो फैजाबाद के सांसद उनको अयोध्या का सांसद किए, बगल में ट्रॉफी की तरह लिए घूमते थे। उनके बेटे की बलि चढ़ा दी, वो उपचुनाव में हार गया और बेचारा भगवान राम की शरण में चला गया। आपने देखा होगा ना, वो चले गए भगवान राम की शरण में बेटे को, परिवार को लेके। तो अब उन्होंने रामलाल ठीक है सुरेंद्र जी, पहले आशीष जी से जवाब ले लेते हैं, आशीष जी से पहले जवाब ले लेते हैं। छोड़ के चला जाएगा भगवान राम की शरण में। आशीष जी अपने शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें, शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करें। बोले ये राजा राम है, ये राजा राम है, अवधेश के राजा तो यही है, वो अयोध्या के राजा बना दिए। रिजल्ट क्या हुआ, बेचारे बेटा हार गया, पूरी तरह हार गया, चले गए राम मंदिर। अखिलेश तो अभी तक नहीं गए, प्रजापति अभी तक नहीं गए राम मंदिर, लेकिन बेचारे अवधेश प्रसाद चले गए मंदिर बेटे को लेके कि भगवान गलती हुई माफ करो, और यही रामलाल सुमन को बलि चढ़ाएंगे। शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करें, यहाँ पर शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें और तभी बोले। हर कोई यहाँ पर एक्सपर्ट है, हर कोई यहाँ पर एक्सपर्ट है और जो मुद्दा है सिर्फ वही रखा जा रहा है, तथ्य रखा जा रहा है। आप अपनी मर्यादा के ऊपर जाकर के बात नहीं कर सकते हैं। तो हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। आपको माफी मांगनी चाहिए, सभी भारत के नागरिक महुआ मोत्रा ने ट्वीट किया ना, उसका कारण मालूम है आपको क्या है? महुआ मोत्रा की तो जो सांसदी थी ना, वो निशिकांत दुबे की वजह से गई थी, आपको ध्यान होगा। उन्होंने ही वो मामला संसद में उठाया था और उसी के चलते उनकी सांसदी गई थी, इसलिए उनका तो नाराज स्वाभाविक ही है। अरे आप बताइए, अवधेश प्रसाद राम मंदिर गए, अखिलेश क्यों नहीं गए? उनको ट्रॉफी लिए साथ घूमते थे। जब अवधेश प्रसाद राम मंदिर गए तो अखिलेश ने कहना चाहिए था मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, क्यों नहीं गए? बलि चढ़ा दी बेटे की, यही हकीकत है और यही ठीक है सुरेंद्र जी, आपके सवालों का जवाब लेते हैं राकेश जी से। अरे आप बताइए ना, अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश कहते थे वो, जबकि वो फैजाबाद के सांसद थे। तो उनके बेटे हारने के बाद चले गए राम मंदिर, भगवान की शरण में, गए कि नहीं? अरे गए या नहीं? जवाब तो हाँ या ना में। और रामलाल सुमन को भी वो चढ़ाएंगे। यही राजनीति, आपकी राजनीति का ही विश्लेषण कर रहा हूँ मैं, सपा की पीडीए का ही विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि सपा में दलित का क्या स्थान है। एक को बलि चढ़ाया, उसको छोड़ा, दूसरे। ठीक है, विश्लेषण हमने सुन लिया सुरेंद्र जी, और अब उस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं समाजवादी पार्टी की। दलितों के लिए उनका क्या सम्मान है? देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक मंदिर में नहीं दिया जाता है। देश के दूसरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक मंदिर में नहीं दिया जाता है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नमस्ते कर रही होती है, देश के प्रधानमंत्री नमस्ते नहीं रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नमस्ते नहीं रहते। इन्होंने दलितों का क्या हाल करके रख दिया है? हमने दलित को सम्मान देने का काम किया है और हमारे दलित सांसद ने एक स्टेटमेंट दिया था लोकसभा के अंदर, पूरी समाजवादी पार्टी उनके स्टेटमेंट के साथ खड़ी रही। आप लोग कैसे भाजपा के लोग हैं कि आप अपने सांसद के बयान के साथ नहीं खड़े पड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया आकर के उनका बचाव कर रही है। अगर ये
प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए सीधे सीधे ये कहे कि हाँ मैं निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग जो भी करते हैं वो चूल्हा ठोक करके करते हैं, चूल्हा ठोक करके करते हैं। अगर पार्टी को बढ़ावा देने का आपने काम किया और यहाँ बैठकर हमें आप ज्ञान दे रहे हो, हमें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। समाजवादी पार्टी के स्टैंड रखने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं या राजनीतिक विश्लेषण का अपमान करने के लिए आप मौजूद हैं? सबसे पहले तो शब्दों की मर्यादा आपको बनाकर रखनी चाहिए। तर्कों के आधार पर आपको डिबेट करनी चाहिए। इन्हें मालूम ही नहीं है डिबेट का तरीका क्या होता है। तथ्यों के आधार पर आप डिबेट करिए, लॉजिकल डिबेट करिए। हम तो कह रहे हैं तथ्यों को रखिए, लेकिन आपके पास कोई तथ्य नहीं है। अभद्रता पे उतर आते हैं, आप लोग बदतमीजी पे उतर आते हैं। ये क्या तरीका है? आप दलित को बकरा कहेंगे, आप दलित को बकरा कहेंगे? बताइए, हमारे सांसद को बकरा कहेंगे? कहलवाएंगे आप? हम कुछ दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार सत्य सबके हित की बात करते हैं, सबके साथ और सबके विकास की बात हम ही लोग करते हैं। आपने तो दंगाइयों को बढ़ावा दिया उत्तर प्रदेश में। संविधान के आधार पर हम ही लोग चलते हैं। संविधान का ज्ञान हमें मत दीजिए, संविधान को जाके पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करिए। ठीक है अविरल जी, राकेश जी, यहाँ पर समय का अभाव है हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ बता दें आपको, निशिकांत दुबे के इस बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये जो निशिकांत दुबे का बयान है, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर इस बयान के लिए उन्होंने समर्थन जो है वो खारिज किया है, और जेपी नड्डा का यह कहना है कि बीजेपी इस बयान को समर्थन नहीं देती है। फिलहाल के लिए कई सवाल अभी भी लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इसी सवालों के साथ फिलहाल दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला सुदर्शन न्यूज पे लगातार जारी है। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। दीजिए अनुमति। जय हिंद।